Hello and welcome to session. So today I'll be talking about the budget. जो फिजिकल सिस्टम है हमारा इंडिया का और बजट की क्या प्रोविजंस होती हैं और क्या क्या जो टर्म्स हैं उसमें आती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, राइट? चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें फिजिकल सिस्टम की, जब हम बात करते हैं कि है क्या फिजिकल सिस्टम, जब हम बात करें इंडिया का फिजिकल सिस्टम मीन्स हम बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसकी रिसीट्स और उसकी एक्सपेंडिचर की बात कर रही है, राइट? तो जो सिस्टम इस चीज से डील करेगा कि इंडिया में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ वो खर्च हो रहा है, मीन्स हम बात करेंगे इसकी बजट की। तो बजट जो है फिजिकल सिस्टम से डील करता है। और जो ऐसी पॉलिसी बनेंगी जो इंडिया की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर से डील करेंगी, दे आर टर्म्ड एज फिजिकल पॉलिसीज, राइट? और ये देखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तीन डिपार्टमेंट है, वन इज रेवेन्यू, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एक देखता है सिर्फ कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, जिसमें आप देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये देखते हैं कि टोटल कितना टैक्स कलेक्ट होगा, टोटल कितना रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट होगा, चाहे वो टैक्स से, नॉन टैक्स से, कितना वो बोरो कर रहे हैं, टोटल ये देखती है। एक्सपेंडिचर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है कि कितना पैसा कहाँ के लिए अप्रोप्रिएशन किया गया, री अप्रोप्रिएट किया गया, वो ये देखते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स जो इकोनॉमी है उसको हैंडल ये करता है। इकोनॉमी मीन्स अगर मनी सप्लाई कम हो रही है, बढ़ रही है, ये उसको हैंडल करता है, राइट? जैसे अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की। पर सरकार कौन देखेगा उसमें? दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट? उसी तरह से अगर हम बात करें बजट की, तो बजट कौन बनाएगा? ना रेवेन्यू ने एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाएगा। तो ये क्या बन जाता है क्वेश्चन कि जो बजट है कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन सा डिपार्टमेंट? इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जितनी भी चीजें हम बात करते हैं इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर की, रिसीट्स की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता है जनरली। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के क्या क्या काम है? जो बैंकिंग सेक्टर है उसको कंट्रोल करना, इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल यही करता है, बजट आपका यही देखता है। इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया की, एफडीआई है, कुछ भी है, वो देखता है। एक्सटर्नल फाइनेंस ये देखता है, ये एक फंड बैंक की तरह देखता है। और करेंसी जो है प्रिंट हो रही है जितनी भी, वो ये देखता है कि कितनी करेंसी प्रिंट होनी है, कितनी होनी चाहिए, जो डायरेक्शन है, तो वो ये ही करवाता है। देन कम्स द बजट। तो बजट की जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बजट है ही नहीं। ये चीज याद रखिएगा, सवाल आ जाते थे पहले ऐसे ही। बजट का तो मतलब होता है लेदर बैग, तो बैग होता है ना, लेदर का। और ये फिर बजट कहते हैं क्यों है? क्योंकि जहां से टर्म आई है वहां पे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आज बजट बोलते हैं, वो बजट पेश किया जाता था, तो अपने डॉक्यूमेंट जो थे मिनिस्टर किस में लाते थे? कि लेदर बैग में लाते थे। तो एक जो होता है ना सटायर की तरह कि यार वो अपना थैला खोलेंगे भी लेदर का, तो वो बजट बोलते थे उसको, कि बजट खोलेंगे भी अपना, तो बजट पेश करेंगे। तो वहां से टर्म आई है, ये आई है टर्म इंग्लैंड से, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम लीगल भी और सारा इंग्लैंड का ही है। हमारी जो पॉलिटी है वो उसी से अफेक्ट हो चुकी है, आपको पता ही है, सारी इफेक्टेड उसी से है। लाइक का आपका देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? तो एक्चुअल में जो टर्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112। और बजट बनेगा कैसे, क्या प्रोसीजर होगा, वो आर्टिकल 113 में लिखा है। ये सवाल आ सकते हैं, पीपीएससी ऐसे सवाल पूछता है और कोई नहीं पूछेगा आपसे, राइट? अगर आप दूसरे पंजाब के सबऑर्डिनेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पे जरूरत नहीं है। अगर पीपीएससी दे रहे हैं तो देन ये सवाल आ सकता है, राइट? तो दो आर्टिकल हैं जो डील करे, 112 और 113, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करते हैं। और जो बजट है उसमें क्या क्या चीज होती है? देखियो, बजट के दो पार्ट है। एक पार्ट है कि कितना पैसा आएगा, रिसीट्स कितनी है, फिर वो खर्च कहाँ पे होगा, यही देखते हैं हम। इनकम और है ना एक्सपेंडिचर्स, तो वही है इनकम और ये एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे इनकम नहीं, बेसिकली रिसीट्स है। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों तरह के होते हैं। तो एक रिसीट्स वो है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, एक वो है जो हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। उसी तरह से एक रिसीट्स वो है जिसको आप कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक वो रिसीट वो है जिसको आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो दो तरह की हो सकती है।
द टैक्स वन एंड द नॉन टैक्स वन। अब इसको सिंपल एक लेमन की भाषा में समझते हैं, है ना। और कई एस्पेक्ट हैं इसको समझने के, कि जो आपकी रिसीट्स हैं इंडिया के, जो टोटल इनकम कह लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, कहाँ से आती है? या तो आप खुद कमाते हैं, है ना, या आप लोन लेते हैं। तो कैपिटल है, जनरली आप इसको कह सकते हैं कि जो लोन लोन हम लेते हैं वो कैपिटल में किया जाता है, कि बाहर से पैसा ले लिया, किसी से पैसा ले लिया, क्योंकि सरकार के पास वो नहीं है, कैपिटल है, वन टाइम है वो। रेवेन्यू में जो रेगुलर हमारे पास चीजें आ रही हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है हमारे पास? टैक्स इंडिया कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स, जीएसटी है, सर्विस टैक्स है। सो द नंबर ऑफ टैक्सेस, ठीक है। उसके अलावा, टैक्स के अलावा फिर पैसा कहाँ से आता है? हम जो गवर्नमेंट है फी लेती है आपसे, स्टैंप ड्यूटी लेती है आपसे, रोड टैक्स नहीं जाता, फी नहीं जाती, स्टैंप ड्यूटी नहीं जाती, है ना। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये कहाँ पे? ये टैक्स नहीं है। फाइन लेती है सरकार आपसे, चालान के पैसे कटते हैं, फाइन है। तो फी है, फाइन है, स्टैम्प ड्यूटी, ये क्या? ये टैक्स नहीं है। सो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि यही है सरकार के पास पैसा। उसके अलावा और भी चीजें हम कह सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, गवर्नमेंट की कंपनीज है, वहां से पैसा आता है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। और एक तरीका कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक्सपेंडिचर पार्ट भी देख ही लेते हैं, वो हमने थोड़ा मिस कर दिया। एक्सपेंडिचर क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट के जो आपकी रेगुलर रिसिप्ट जनरली वो है, तो उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो आपके रेगुलर एक्सपेंडिचर हैं। तो बट ये कौन से वाले हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए चाहिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। एंड व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब ये है, आपका ऑफिस चलता है, सरकार का जो दफ्तर चलते हैं जितने, तो उनमें लोगों की सैलरी जाती है, गाड़ियां चलती हैं, ऑफिस मेंटेनेंस है। तो वो जो खर्चे हैं सैलरी वगैरह के, ऑफिस के, तो इसको आप कैसे ऐसे कह लीजिए, द एक्सपेंडिचर विच आर स्पेंड टू रन द गवर्नमेंट। और ये रहेंगे रहेंगे, तो इसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सैलरी तो जाएगी जाएगी, कार तो चलेगी चलेगी, ऑफिस में कंजप्शन तो, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, वो यूज होंगे ही होंगे, उसकी वेयर एंड टियर है, बिल्डिंग्स बनानी आपको पड़ेंगी पड़ेंगे, तो ये उसका खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो आपने लोन लिया है, तो उसकी, उसका इंटरेस्ट देना है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, ईएमआई एक मैं लिख देता हूँ वैसे। तो वो सारा क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने लोन रीपे करना है, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये क्या है सारा? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट जो होता है उसमें यही बातें क्यों होती है, बहुत सारा कुछ लिखा होता है, बट अगर ध्यान से समझेंगे इन्हीं में सिमट के रह जाएगा वो सारा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा ये तरीका है कि बजट को कई बार सिंपल ऐसे कर लिया जाता है, कि यहाँ पे हमने किया था रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, हमने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया था। कई बार क्या करते हैं लोग, कि उसको रेवेन्यू और कैपिटल बजट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो बजट, दो पार्ट बना दिए उन्होंने बजट की। कैसे? एक बजट वो है जिसको आप रेवेन्यू बजट बोलेंगे, एक वो है जो कैपिटल बजट बोलेंगे। और ये अगर ध्यान से देखें, ये वही वाला स्लाइड है और कुछ नहीं है। अगर मैं इसको सिर्फ इस वाले पार्ट को उठा लूंगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू और रेवेन्यू, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर बीच में ले लिया, और एक पार्ट ले लिया मैंने कैपिटल और कैपिटल वाला, तो ये पूरा कैपिटल हो गया, है ना। तो यहाँ पे आ गया एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में जहाँ पे रिसीट्स भी रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू। जो कैपिटल बजट है उसमें रिसीट्स भी कैपिटल और एक्सपेंडिचर भी कैपिटल, बस ऐसे कर दिए। बाकी आपको पता ही है, रेवेन्यू रिसीट्स जो वही पहले की थी, कि टैक्स और नॉन टैक्स, और टैक्स भी दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस चीज को समझ लीजिए, अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी मुश्किल आनी चाहिए, इट्स वेरी इजी। और दूसरा ये है, ये वो चीजें जो जनरली आप डिस्कस करते हैं, आम बातें हैं, आपको पता ही होती हैं, राइट। चलिए अब इनको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं, which do not have a direct impact on the assets and liabilities of the government. It consists of the money earned by the government through taxes and non-tax sources. तो क्या है रेवेन्यू रिसीप्ट्स? जिसका जो गवर्नमेंट के असेट्स और लाइबिलिटीज है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है?
जो गवर्नमेंट मनी अर्न कर रही है, चाहे वो टैक्स के थ्रू या नॉन टैक्स सोर्स के थ्रू करे, चाहे वो इनकम है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट रिसीट जो भी है, और टैक्स में एक्साइज आप कह लीजिए, ये चीजें हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स में आप क्या कह सकते हैं, एक जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में आप कह सकते हैं प्रॉफिट्स है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, फी फाइन ग्रांट दी गई, फिजिकल सर्विस, जनरल सर्विस से कुछ पैसा आया, तो जो भी आया वो सर आपका रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। दूसरे हैं कैपिटल रिसीट्स। ये क्या है, इनको जब आप रिसीव करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज इन द एसेट्स और इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज। एक तरह से आप कह लीजिए आपने लोन ले लिया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है ना, या आपने अपने जो असेट्स हैं वो सेल करके पैसा आ गया, जिसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो दोनों ही है, ये कैपिटल में है, तो वन टाइम है, बेसिकली रेगुलर नहीं है। तो अब क्या कहेंगे, या तो आपने अपने जो असेट्स हैं, कंपनी आपने बेच दी, मान लीजिए कंपनी थी गवर्नमेंट की, कोई भी ले लीजिए, BSNL ले लीजिए, है ना, इसमें सरकार की है ये 100%। और इसमें सरकार क्या करती है कि 40% शेयर किसी प्राइवेट या पब्लिक को दे देती है। पब्लिक मीन्स जनरल पब्लिक। तो क्या होने वाला है जब ये उसको दे देगी तो 40% शेयर निकल गया, तो ये क्या हो गया, असेट सेल कर दिए, तो इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये सरकार के पास क्या है, पैसा आया है, रिसीट्स है। पर ये क्या है, वन टाइम है, हर बार तो BSNL बिकेगी नहीं ना, एक बार ही बिकेगी ना, BSNL तो एक ही है। और दूसरा, या सरकार लोन लेती है कि सरकार को पैसा चाहिए था, सरकार के पास पैसे की कमी थी, सरकार ने 30,000 करोड़ रुपीस का लोन ले लिया, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले, किसी और बैंक से ले, IMF से ले, वर्ल्ड बैंक, IMF, है ना, आप कह सकते हैं RBI से भी ले ले, चाहे कह लीजिए। तो ये क्या सरकार ने किया, एक रिसीट है गवर्नमेंट की, किस फॉर्म में, बोरोइंग्स हैं, राइट। या किसी स्टेट ने अपना जो लोन था वो वापस किया सरकार को, तो ये भी क्या वन टाइम है, आपने किसी को पैसा दे रखा, आपका वापस आ गया, तो वन टाइम ये रिसीट मिली ना आपको। आपने किसी से लोन लिया, वन टाइम है, बार बार थोड़ी लोन लेंगे उससे, है ना, लोन लेंगे तो वो अलग होगा, अलग रिसीट हो जाएगी। तो ये इनको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, राइट। फिर आता है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है जो एक्सपेंडिचर उसकी लाइबिलिटी और असेट्स पे इंपैक्ट नहीं डालता, जैसे सैलरीज और पेंशन है, इससे सरकार की लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडीज है, डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ग्रांट्स हैं, सोशल सर्विस पे जा रहा है, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप क्या करते हैं, आप असेट्स या तो क्रिएट कर लेते हैं या अपनी लाइबिलिटीज को कम कर देते हैं। जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, रोड बना रही है, अब रोड क्या है, ये वो वाला खर्चा है जो लॉन्ग टाइम तक काम आने वाला है। आपने एक रोड बनाया और उसमें आप मान लीजिए आपने 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए, पैसा तो गया, एक्सपेंडिचर है, बट ये डे टू डे नहीं, रोज नहीं होने वाला, ये वन टाइम है, आपने बना दिया रोड, अब अगले 10-20 साल के लिए वो रोड इंटेक्ट है, रहेगा, बार बार आपको हर साल रोड नहीं बनाना है। आपने मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज वो क्रिएट कर दी हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्टिव है बेसिकली एक्सपेंडिचर जनरली। या सरकार लोन दे देती है किसी को, किसी ने पैसे मांगे, सरकार ने उसको मान लीजिए 500 करोड़ का लोन दे दिया, तो ये क्या है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रिसीट्स हैं उसी तरह से एक्सपेंडिचर हो जाता है। फिर कुछ और टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी, प्लान एक्सपेंडिचर, तो वो खर्चे जो प्लानिंग के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जब प्लान करते हैं कि ऐसा करेंगे उससे क्या होगा, उससे ये रिजल्ट निकलेगा, तभी प्लान, वो प्लान वही चीजें होती हैं जहां पे आपको लगता है कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होंगे, अनप्रोडक्टिव नहीं होंगे। नॉन प्लान जितने भी अनप्रोडक्टिव है या कंजम्पशन फालतू में होनी है वो खर्चा है, राइट। बाद में इनका नाम बदल के डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रख दिया गया, है ना। या प्लान और नॉन प्लान जो था पुराना हो गया था अभी ये, और ये किसने कहा, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने कहा था, उसके सजेशंस पे किया गया है। सवाल बनता है, बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि नाउ दिस इज डेवलपमेंट, कि वो खर्चा जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में काम आए। और दूसरा नॉन डेवलपमेंट, तो वही पहले था प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर जब आप बजट उठाती है, बजट में जो डेटा होता है वो कौन कौन सा होता है, उसमें एक तो होता है एक्चुअल डेटा।
एक्चुअल डेटा हमेशा पिछले साल का होगा, क्योंकि इस साल के तो अभी बजट बना है, वो तो सारा क्या एस्टिमेट्स हैं। दूसरा, जो अभी पिछले साल का बजट था जो अभी चल रहा है, उसका प्रोविजनल डेटा होगा। अब ऐसे मान लीजिए, अब जो बजट बनेगा वो 2023-24 का बनेगा, ऐसे मान लीजिए, राइट। अभी जो कौन सा साल चल रहा है, 2022-23 चल रहा है। पिछला साल क्या था, 2021-22 था, राइट। यही है ना। तो बजट में क्या होगा, इसका तो एक्चुअल डाटा आपका आ चुका है, राइट। एक तो ये हो गया नंबर वन। दूसरा क्या है, ये अभी साल चल रहा है तो अभी आपको नहीं पता कि आगे कितना खर्च होगा, क्योंकि जो हो चुका है उसका तो पता है। तो यहाँ पे आप क्या देंगे, प्रोविजनल डेटा, क्योंकि अभी सारा जो एस्टिमेट्स हैं वो आपके पास आते नहीं हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आइडिया है वो क्या है, सिर्फ एस्टिमेट्स हैं कि कितना खर्च होने की संभावना है अगले साल। तो तीन तरह से जो डेटा है आपको बजट में मिलेगा, है ना। ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी कि बजट एस्टिमेट्स क्या हैं। वहां पे वैसे लिखा होता है बीई, कई जगह लिखा होता है एडवांस एस्टिमेट्स। तो ये चीजें आपको समझनी है ना, पढ़ना तो आना चाहिए। रिवाइज एस्टिमेट्स आ रही, जैसे अगर करंट बजट चल रहा है, आपको क्या है उसको रिवाइज करना है। प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं, सो करंट एस्टिमेट्स ऑफ इधर द बजटरी एस्टिमेट्स और द प्रोविजनल एस्टिमेट्स। और ये क्या है, एक टेम्परेरी है, एक इंटरिम डेटा है, फाइनल नहीं है ये। क्विक एस्टिमेट्स, ये भी रिवाइज एस्टिमेट्स है, जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन दिखाता है। जैसे आइडिया था कितना, अब नया डेटा आ गया, उन्होंने उसको रिवाइज कर दिया, क्विकली कर दिया, तो क्विक एस्टिमेट्स हो जाएंगे। एडवांस एस्टिमेट्स, जो इट्स अ क्विक एस्टिमेट्स, बट कैसा है, एडवांस में किया जाए और द फाइनल स्टेज जब डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये सब इंटरिम डाटा, फाइनल नहीं होता है ये डेटा, ये याद रखिएगा, राइट। तो ये चीजें हमें समझनी है। उसके बाद आता है बजट, कितने तरह के होते हैं। देखिए बजट जो है, एक हमने पढ़ लिया बजट है, बट इकोनॉमी के एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि बजट एक बैलेंस होता है, एक सरप्लस बजट होता है, एक डेफिसिट बजट होता है। अब टर्मिनोलॉजी आ गई है जेंडर बजटिंग की, जेंडर बजटिंग, आउटकम एंड परफॉर्मेंस बजट, फिर जीरो बेस्ड। यहाँ पे जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो नाम से क्लियर हो गया होगा। अब बैलेंस बजट की बात करें, बैलेंस बजट वो होता है जहां पे आप 100 रुपए अगर आप दिखाते हैं, आपकी रिसीट है, और इनकम, ओ सॉरी एक्सपेंडिचर वो कितना है, वो भी 100 रुपए है, वो है बैलेंस। क्योंकि रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हैं, यानी कि जहाँ पे आर इज इक्वल टू ई हो, तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। और किया कैसे जाता है, एक्चुअली किया ये जाता है, पहले सरकार पहले एक्सपेंडिचर देखती है कि कितना पैसा हमें चाहिए। अगर वो देखते हैं कि हमें 150 करोड़ चाहिए, वैसे तो लाखों करोड़ में है, एक में एग्जांपल ले रहा हूँ, 150 करोड़ चाहिए। अब वो देखते हैं इतना पैसा आएगा कहाँ से, फिर वो देखते हैं टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, वो क्या है, यानी कि रिसीट टोटल कितनी है। वो देखते हैं रिसीट कितनी आ रही है, 120 करोड़ की आ रही है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो टैक्स को चेंज करना पड़ेगा या फिर लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको कितना करना है, इसको हमें 150 ही करना पड़ेगा। तो अब ये बन जाएगा बैलेंस बजट। इस तरह से टैक्स लगाइए कि जितना खर्चा है आपका वहीं से निकल जाए। तो जो ऐसा बजट है जहां पे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर हो, वो हो गया बैलेंस बजट। सरप्लस बजट, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो रिसीट है वो है 100 करोड़ की, पर जो एक्सपेंडिचर है वो हुआ है 90 करोड़ का। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नो, इकोनॉमी के हिसाब से दिस इज बैड हैबिट। कि अगर आप ऐसे बजट बना रहे हैं तो इसका मतलब या आपको बजट नहीं बनाना आता, और आप लोगों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। कैसे, कि खर्चा तो आपका 90 रुपए का है, तो 90 रुपए कलेक्ट कीजिए ना। 10 रुपए आपने लोगों से एक्स्ट्रा क्यों कलेक्ट किए, कहते उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा। आप चाहते, क्योंकि 90 रुपए आपको स्पेंड करने थे, तो आप 100 आपको पता क्या आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते, टैक्स कम कर सकते थे, लोग भी खुश हो जाते, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके रिसीट्स हैं वो ज्यादा हैं एक्सपेंडिचर से, वो है आपका सरप्लस बजट, राइट। डेफिसिट बजट वो होता है जहां पे आपका जो
रिसीट्स हैं वो कम है और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, कि आपको पता है 90 करोड़ रुपए इकट्ठा होना है पर आपका जो खर्चा वो 110 करोड़ का है। तो ये क्या हो गया, गैप पड़ गया बीच में। अब गैप कहाँ से पूरा होगा, जो पूरा किया जाता है उसको लिए टर्म यूज होती है डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांसिंग, अब या तो सरकार लोन लेगी या सरकार करेंसी प्रिंट करेगी, ये होता है। ठीक है, तो डेफिसिट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें सरकार की पूर्ति नहीं होती है। आउटकम है परफॉर्मेंस बजट, है बेसिकली परफॉर्मेंस के बेसिस में। ये रिजल्ट ओरिएंटेड बजट है। जो आउटकम बजट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट पेश करते हैं, जो परफॉर्मेंस बजट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पेश करता है। और दोनों में क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रोग्रेस को ध्यान में दिया जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात है। आपने सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखनी है आपने, और सिर्फ क्वालिटी भी नहीं देखनी है आपने, दोनों चीजों को कवर अप करना है यहाँ पे। और दूसरा जो आउटकम बजट है, माइक्रो लेवल प्रोसेस है, जबकि जो परफॉर्मेंस है वो लार्ज स्केल पे यानी कि मैक्रो लेवल पे होता है। राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है कि ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर जब हमने बात की जीरो बेस्ड बजट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो फैक्ट एग्जाम में आते हैं, जिमी कार्टर ने 1979 में है ना इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब आप जीरो से शुरू करें उसको कहेंगे जीरो बेस्ड बजट। अब इसका मतलब क्या, जीरो से एक्चुअल में जो बजट बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, वो पिछले एस्टिमेट्स को देख के बनाया जाता है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पंजाब में हम परचेज करते हैं, पंजाब में वीट परचेज करती है सरकार, वीट प्रोक्योर करती है और पैडी प्रोक्योर करती है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, तो सरकार के डेटाज आने शुरू हो जाते हैं कि इस साल हम, कि मान लो पैडी प्रोक्योर हो रही है, 200 लाख एमटी पैडी प्रोक्योर करेंगे। सरकार को कैसे पता, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ परचेज, मान लीजिए उससे पहले आ जाता है। ये क्या, वो देखते हैं पिछले साल कितना आया था, कहते सर पिछले साल 180 लाख मीट्रिक टन जो है वो पैडी प्रोक्योर हुआ था। वो कहते चलो बढ़ा दो इसमें 10%, बढ़ा दिया 198 हो गया। कहते ठीक है 200 पर लाख पूरा लिख दो, 2 LMT कर दिया, यानी कि पिछले साल के बेसिस पे। दूसरा, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप मान लीजिए शिमला घूमने गए, तो आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब आप देखें कितना पैसे लेके जाऊं शिमला। पिछली बार गए थे शिमला तब ना 20,000 रुपये खर्च हुए थे यार। अच्छा पिछली बार 20 हुए थे, तो महंगाई बढ़ी जाती है, चलो इस बार 25 ले जाते हैं, 25 में काम चल जाएगा। अब ये क्या, आप जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस परफॉर्मेंस हैं, प्रीवियस डेटा है, तो जो पास्ट या प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, अभी बजट बनाते हैं। राइट, ये है पुराना बजट। बट ठीक है, दिस इज ओल्ड या करंट प्रैक्टिस है, करंट प्रैक्टिस बजट की जो है। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है, वो कहते हैं हमने वैसे ही यही शुरू कर दिया है, जिसकी अभी बात करें वो ये। तो जीरो वाला क्या है, जीरो वाले में ये है, सब कुछ स्टार्ट होगा स्क्रैच से। स्क्रैच का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अब ऐसे सोचिए कि शिमला जाना है तो कितने पैसे लेके जाने हैं, पिछली बार कितने लेके गए थे वो बात ही नहीं करनी है। अब आप दोबारा से आइडिया लगाएंगे कि आपको क्या चाहिए वहां पे जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट चाहिए, कार है आपकी, उसमें जो है पेट्रोल डीजल डलेगा। राइट, आपको वहां पे लॉजिंग अरेंजमेंट्स देखने हैं, लॉजिंग का, आपको फूड के लिए वहाँ पे अरेंज करना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए करना है, आपको जो साइट्स हैं वो विजिट करनी है वहाँ पे। तो इनका खर्चा, कुछ और खर्चा रह गया जी, यस कहते शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी सी, कुछ तो लेके आएंगे वहां से शिमला का, शिमला की मिठाई ले आएंगे, आगरा के पेड़े जैसे ले आते हैं, तो शिमला का कुछ तो मशहूर होगा, नहीं है तो कुछ नहीं लाएंगे फिर, है ना। अब ये आप आइडिया लगा रहे हैं, पिछली बार ये था नहीं था भूल जाइए। जब आप जीरो से शुरू करते हैं तो वो है जीरो बेस्ड बजट। राइट, वो जैसे बच्चे पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, पापा पैसे दे दो, कहते पिछली बार तूने 1,000 रुपये लिए थे तो इस बार भी 1,000 ही दे दो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, शुरू से शुरू करते हैं कि किस चीज के लिए चाहिए और कितने पैसे लगेंगे वो देखिए आज की डेट में। पिछला भूल जाइए, पिछले आपने कितने खर्च किए थे, कितने लगे थे, नीड नॉट टू डिस्कस।
तो जब आप स्क्रैच से बात करेंगे वो होगा जीरो बेस्ड। तो हर बार क्या करना है आपको, स्क्रैच से बात करनी है, वो है जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है। अब जो हमने बात की डेफिसिट्स नजर आता है हमारे बजट में। बजट हमेशा जो हमारा होता है उसमें क्या आपको नजर आता है कि जो रेवेन्यू है वो जनरली या रिसीट्स है वो कम होगा एक्सपेंडिचर से। तो इसको हम कहते हैं डेफिसिट्स हैं। अब डेफिसिट सारे में नहीं होगा तो कहीं कहीं हो सकता है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, इंपॉर्टेंट है। एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। आप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फिस्कल डेफिसिट। ये डेटा अक्सर न्यूज में चलता रहता है, क्वेश्चंस आते रहते हैं इस पे, यू मस्ट नो दिस थिंग। तो जो बजट था अब यहीं पे है रेवेन्यू रिसीट्स जो है, अब यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू बजट पे चले जाइए। तो ये क्या, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपकी रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है तो इसका मतलब जो डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट है। तो अगर ये वाला एक्सपेंडिचर इस वाले रिसीप्ट से ज्यादा हो जाए, वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, दिस इज दिस इज यस द रेवेन्यू डेफिसिट। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम सारी देख लेंगे। बजट डेफिसिट क्या है, देखो जितने भी रिसीट्स हैं, ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस इन बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से तो पूरा बजट डेफिसिट है आपका। ठीक है, यही लिखा है, इफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड रेवेन्यू रिसीट्स इट रिजल्ट इन द देन रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट्स। अगर वो कैपिटल की बात करता है तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, अगर टोटल है तो वो हो गया बजट। और इसको जब भी हम बात करेंगे कि डेफिसिट कितना है तो कैसे देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि कितने करोड़ रुपए का है, नो। उसको एक्सप्रेस किया जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम जीडीपी में देखते हैं। हमने देखा भी था जीडीपी क्या है। तो जीडीपी का कितना परसेंट है, कि 3% है, 4% है, 10% है, कुछ भी है, हम जीडीपी के साथ कंपेयर करके इसको करते हैं। फिजिकल डेफिसिट, अब फिजिकल डेफिसिट में क्या है, ये भी डिफरेंस है टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर का, राइट। बट इसमें क्या है, जो डेट है वो नहीं लेना है हमने, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। आपको क्या लेना है, रेवेन्यू भी लेना है, कैपिटल रिसीट्स भी लेनी है, बट कैपिटल में सिर्फ आपने जो लोन वाला पार्ट है वो नहीं लेना है। तो अगर उस बजट की, उस पार्ट ऑफ द बजट की बात करेंगे, वहां जो डेफिसिट होगा वो फिस्कल डेफिसिट होगा। यानी कि इंटरनली अगर हम बात करें इंडिया का जो टोटल पैसे में डिफरेंस आ रहा है, जहां पे एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू से एक्सीड कर रहा है, उसको आप फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। फिर प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है इसमें हमने एक चीज तो ली हुई है ना, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं जबकि वो कैपिटल का पार्ट है। जब उसको आप हटा, उसको भी ले लेंगे। तो प्राइमरी डिफरेंस क्या है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट, उसमें से आप क्या कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो निकाल देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। तो पहले लोन नहीं कंसिडर किया आपने, पेमेंट कंसिडर किए जो लोन के एवज में दी है, अब आप उसको भी हटा देंगे। तो बेसिकली ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो हैं वो इंटरेस्ट पे करने में कितनी जा रही है रादर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो बात करता है। रेवेन्यू डेफिसिट ये अब आपको पता ही लग गया होगा, है ना, कि जहां पे हम बात करें रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट से। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, जब आपको करना हो तो सारा सम अप यहाँ पे कर दिया कि बजटरी डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स है। फिजिकल डेफिसिट फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट आप ऐसे करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, उसमें से बोरोइंग हटा, माइनस बोरोइंग कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए बोरोइंग, जो आप पैसा ले रहे हैं। ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जो फिजिकल डेफिसिट था इसमें से, यानी कि एक चीज और निकाल दीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट भी निकाल दीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये आपने कर दिया। रेवेन्यू डेफिसिट, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आपका रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाए वो आपका रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है, राइट।
फिर टर्म आती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? जब बजट डेफिसिट है आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो यूएस ने 1930s में स्टार्ट किया, जब वो डिप्रेशन डिप्रेशन की टाइम है ये, और इंडिया ने 69 में स्टार्ट किया था। अब कैसे करते हैं हम अपने जो डेफिसिट है उसको पूरा, उसकी फाइनेंसिंग? या तो बोरो ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं बेसिकली, ऐसे कह लीजिए दूसरे कंट्री से या किसी एजेंसी से। या हमें कोई एड आ जाती है, कोई दान दे गया, ग्रांट्स मिल गई, इंटरनल आरबीआई से ले लिया, या फिर नोट छाप लिया, हमारी मशीन है, हमारे नोट जितने मर्जी छापे। तो बेसिकली तो यही है। तो एक बोरोइंग है इंटरनल और एक्सटर्नल, एक प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, और तीसरा एड्स एंड ग्रांट्स है। ठीक है, ये एक एक्ट है गवर्नमेंट का, बस आपको इसका नाम नूम पता होना चाहिए। FRBM में मीन्स जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या है, पार्लियामेंट ने किया था, 2003 में बनाया था। किस लिए? ताकि जो ये अकाउंट्स हैं आपके फाइनेंसिस में डिसिप्लिन लाया जा सके, इंडिया का जो डेफिसिट है उसको कम किया जा सके, जो मैक्रो लेवल का इकोनॉमी है हमारे उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो हमारे फंड्स हैं, जो कंट्री में पैसा है, उसको ओवरऑल मैनेज किया जा सके, ये था। ताकि बेसिकली क्या, जब आप कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिजिकल डेफिसिट, अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब सरकार की जो हालत है वो ठीक नहीं है। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसमें यही टारगेट रहे हैं। तो प्रोविजन यही थी कि ये एक टारगेट सेट करता था फिजिकल डेफिसिट की, कि हम कितना करेंगे, 3% ऑफ द जीडीपी लेके आएंगे 2008-9 तक, और उसके बाद में कितना करेंगे, और ग्रेजुअली 0.3% हम एनुअली कम करेंगे। और जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा उसको कितना करने हैं, 0.5 हर साल करना है। और जो पब्लिक डेट है उसको क्या करना है, वो यानी कि बोरिंग जो हमारी है, कर्जा जो है, उसको कम करना है। एक कमेटी बनी थी इसके रिलेटेड, NK सिंह कमेटी 2016 में बनी थी। अब उसने रिकमेंड क्या किया, इसमें चेंजेस हैं कि जो टारगेट है अब वो 3% ही है, 2020 तक था, इसको कम करके कितना कर दिया, 2.5 कर दिया है 2023 के लिए। मीन्स हमारा अगले साल तक का टारगेट है कि हम जो अपना फिजिकल डेफिसिट है उसको 2.5% लेके आए। 2.5% किसका, जीडीपी का 2.5%। जीडीपी और डेट, इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 38.7% होनी चाहिए, और स्टेट के लिए 20% होनी चाहिए। ठीक है। और जो रेवेन्यू डेफिसिट और जीडीपी इसकी रेशियो है, वो क्या कर दी गई है, वो डिक्लाइन हो रही है 0.25% ईच ईयर। पहले कितनी थी, 2.3, अब कितनी हो गई, 2.8%। तो ये चीजें जो आप थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल क्योंकि ऐसे सवाल आ जाते हैं। राइट। तो दिस वाज समथिंग जो आपके साथ डिस्कस करना था। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।